हमारे चैनल एजू एनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। आइए, हम लोग प्राचीन भारत की सीरीज को देख रहे थे और वहां पर हमने डिस्कस कर लिया था कि इतिहास जानने के क्या क्या महत्वपूर्ण स्रोत थे। और अब हम क्या देखेंगे, उन्हीं स्रोतों के क्रम में सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों को देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले महत्वपूर्ण स्रोतों में से पुरातात्विक स्रोतों के रूप में अभिलेख को देखेंगे। ये अभिलेख प्राचीन भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सिर्फ भारत से ही नहीं, भारत के बाहर के क्षेत्रों में यानी मध्य एशिया से भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख मूल रूप से या तो ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे या शिलाओं पर, मूर्तियों पर या दीवारों पर उत्कीर्ण थे। इन अभिलेखों से उस समय की शासन व्यवस्था, आध्यात्मिक मान्यताओं और राजनीतिक युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं, अभिलेख की तरफ चलते हैं, महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है बोगाज-कोई, इसके शासक के संबंध में तो जानकारी नहीं प्राप्त हुई, लेकिन ये बोगाज-कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मध्य एशिया के क्षेत्रों से ही प्राप्त हुआ है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली वो क्या थी, तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में हमें प्राप्त हुआ वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते के नाम प्राप्त हुए हैं बोगाज-कोई अभिलेख से। और यहाँ से ये किसमें सहायक हुआ, तो ये ऋग्वेद की तिथि का ज्ञान दिलाता है, यानी कि ऋग्वेद किन काल में लिखा गया था और इसकी क्या तिथि थी प्रामाणिक रूप से, तो ये ऋग्वेद की तिथि के बारे में आपको ज्ञान करवाता है बोगाज-कोई अभिलेख। ठीक है, ये किन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ था, मध्य एशिया से। उसके बाद देखेंगे हाथी गुफा अभिलेख। ये हाथी गुफा अभिलेख जो है उड़ीसा के राजा, यानी उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग के नाम से संबोधित किया जाता था, तो ये हाथी गुफा अभिलेख जो है राजा खारवेल से संबंधित है और ये राजा खारवेल कलिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ये राजा खारवेल के शासन के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान करवाता है कि उस समय किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई क्रमबद्ध रूप से। ठीक है, इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, तो आपने कई बार देखा होगा जूनागढ़ यह अभिलेख के बारे में, और ये राजा रुद्रदामन के संबंध में तो कई बार आपने पढ़ा होगा, ये सुदर्शन झील के कारण बहुत फेमस हुए हैं। तो ये जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है और यहाँ से किसका वर्णन मिलता है, तो रुद्रदामन के विजय और उसके व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है कि उसने क्या क्या कार्य करवाए अपने शासन काल में और किस प्रकार से उसने विजय प्राप्त की है। ठीक है, ये क्रम होगा याद करने का, पहले ऐसे याद करिएगा फिर ऐसे। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण घटनाओं को उनके संबंध में याद रखिएगा। उसके बाद नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री इसके रचनाकार हैं। इसके ये क्योंकि एक पूरा जो है सातवाहन एक सीरीज में राजाओं का क्रम था, तो सातवाहन काल के नाम से इसको जानते हैं। तो सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसके रचनाकार कौन है, गौतमी बलश्री हैं। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण राजा थे सातवाहन काल के, उस सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और यही से पता चलता है कि उस समय सिर्फ ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, इनके संबंध में जानकारी मिलती है। और इसी से पता चलता है सातवाहनों के संबंध में कि उस समय जो है सोसाइटी किस प्रकार की थी, तो माता के नाम से बच्चे जाने जाते थे, है ना। तो सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण हमें कहाँ से मिलता है, नासिक अभिलेख से। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति इसको कहते हैं या फिर प्रयाग स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, और ये समुद्र गुप्त के संबंध में जानकारी देता है, वही समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त से जो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो बिल्कुल जनरल हमेशा बनते ही आए हैं, कौन कौन से, कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और दूसरा जो बीड़ा बजाते हुए प्रतिमा उत्कीर्ण है सिक्के पर, ये किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से। और इनके जो राजकवि थे हरिशेर, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की समुद्रगुप्त के संबंध में, और यहाँ से समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से।
और पुलकेशिन द्वितीय कहा जाता है कि बहुत ही फेमस राजा हुआ जिसने जो है 12 राजाओं को हराया अपने शासनकाल में। तो ये पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर। तो ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के संबंध में जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद भीतरी स्तंभ अभिलेख की तरफ चले तो भीतरी स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से। और यहाँ से स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन प्राप्त होगा। ठीक है, मंदसौर अभिलेख तो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंध है मंदसौर अभिलेख का, और ये उनकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसके बाद गरुड़ स्तंभ अभिलेख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भागवत धर्म प्राचीन भारत में कहाँ पर भागवत धर्म का उदय हुआ। तो ये जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख, ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये बेसनगर विदिशा से प्राप्त हुआ। विदिशा स्टेशन भी है मध्य प्रदेश में। अगर आप उधर उज्जैन से दिल्ली की तरफ यात्रा करेंगे तो आपको ये विदिशा स्टेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से गरुड़ स्तंभ अभिलेख से भागवत धर्म के संबंध में जानकारी मिलती है कि मध्य भारत में उस समय भागवत धर्म माना जाता था। तो इसके संबंध में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? गरुड़ स्तंभ अभिलेख से। इसके बाद हम किधर आएंगे? स्मारक और भवनों की तरफ। और ये स्मारक और भवन जो होते हैं वो जनता की आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा का ज्ञान करवाते हैं। किस तरह के उस समय स्मारकों का और भवनों का निर्माण किया गया, किस तरह की उस समय आर्थिक परिस्थितियां रही होंगी और वातावरणीय परिस्थितियां यानी प्राकृतिक परिस्थितियां किस प्रकार की रही होंगी, उसी के अनुसार भवनों का निर्माण करवाया जाता है। आपने देखा भी होगा कि भारत के कुछ हिस्सों में अलग तरह के भवन हैं और जहाँ पर प्राकृतिक संतुलन इस प्रकार का नहीं है, यानी कि जो लोग समतल क्षेत्रों में ना रह करके पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके भवनों की छतें दूसरे प्रकार की होती हैं। तो ये भवन, स्मारक और भवन जो है प्राकृतिक परिस्थितियों को तो दर्शाते ही हैं, जनता की धार्मिक और आध्यात्मिक सोच को भी दर्शाते हैं। इन सब का जो है ओवरऑल असर यानी कि प्रभाव जो रहता है इसमें आप स्मारक और भवन में देख सकते हैं ना। तो क्या देखेंगे हम? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो 5500 साल पूर्व सभ्यता का विकास हुआ, यानी जिसको हम सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं, इनके प्रमाण हमें, इनके भग्नावशेष हमें जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों से मिले हैं। हालांकि सैंधव सभ्यता में और भी कई सारे नगर मिले हैं, जैसे कि लोथल था और लोथल से हमें क्या डॉकयार्ड मिले हैं। तो कई सारी चीजें हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि भारत में वैदिक कालीन सभ्यता में जैसे हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश की ये सभ्यता थी, लेकिन हमें जब ज्ञान हुआ सैंधव सभ्यता का तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर भारत में सिर्फ ग्रामीण परिवेश वाली व्यवस्थाएं ही नहीं थी बल्कि नगरीय व्यवस्था भी थी। और ये सभ्यता, सैंधव सभ्यता तो अपने नगरों के लिए ही सबसे विख्यात है। तो यहाँ से प्राप्त भवन ये बताते हैं कि किस प्रकार से उस समय टाउन प्लानिंग होती थी। ठीक है, तो आगे चले और देखें अंतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के ज्ञान के बारे में पता चला, यानी कि ईसा पूर्व 1000 वर्ष जो है हम में भारतीय किसका प्रयोग करते थे? लोहे का। क्योंकि जब सैंधव सभ्यता का पता चला तो उस समय ये यहाँ से किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तुएं नहीं प्राप्त हुई, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि उस समय लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। ज्यादातर जो है तांबे की चीजें या फिर कांस, इसको एक तरह से कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो अंतरंजी खेड़ा से किस चीज का प्रमाण मिला? लोहे के ज्ञान का, है ना। उसके बाद देखें तो वास्तुकला शैली का भी प्रमाण हमें भवनों के निर्माण से मिलता है कि किस तरह की वहां पे वास्तुकला परिचित थी। तो जैसे नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली ये वास्तुकला के उदाहरण है। और नागर शैली जो कि किन क्षेत्रों में फैली हुई थी? तो ये उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली, और उसके बाद इसके दक्षिण भारत के क्रम में आएंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा द्रविड़ शैली का विकास। ठीक है, तो यहाँ सबसे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंदू धर्म के विस्तार का ज्ञान मिलता है। किन चीजों से? क्योंकि यहाँ पे कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर मिला है ये बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है विष्णु भगवान
का। और यहाँ से कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से ये पता लगाया गया कि भारत में ही सिर्फ ये हिंदू धर्म का प्रसार नहीं था, बल्कि भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी ये प्राचीन भारतीय सभ्यताएं विस्तृत थी। जावा का बोरोबुदुर स्तूप बताता है कि बौद्ध धर्म का विकास भी भारत के बाहर के क्षेत्रों में था। जैसे कि बोरोबुदुर स्तूप जो है कहाँ किसका प्रमाण है? महायान शाखा। जब बौद्ध धर्म दो भागों में स्प्लिट हो जाता है और महायान और हीनयान के रूप में, तो महायान शाखा का एक प्रमाण जो है आपको जावा का बोरोबुदुर स्तूप भी है। ठीक है, आगे चले तो सिक्कों के रूप में हमने क्या देखा कि 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को लिखने में ये सिक्के सहायक हुए, क्योंकि सिक्कों पर क्या रहता है, सिक्कों पे उत्कीर्ण रहते हैं उनकी तिथियां की ये किस तिथि के सिक्के हैं और किस राजा के शासन काल में बनाए गए। कई बार तो आपने देखा होगा कि जो राजा होते हैं उनके चित्र भी उत्कीर्ण होते हैं सिक्कों पर। बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं और इसका सबसे बेहतरीन प्रमाण अगर आप देखें तो समुद्रगुप्त कालीन सिक्का जो था, जिसमें समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त से 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि उस समय की ललित कलाओं के विकास के बारे में भी बताता है कि राजा की रुचि किन क्षेत्रों में थी, यानी कि राजा की रुचि भी ललित कलाओं में थी। ये चीज भी आप समुद्रगुप्त के सिक्के से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी सिक्के प्राप्त होते हैं वो उस काल के बारे में तो जानकारी देते हैं, उस शासक के बारे में जानकारी देते हैं, और ये क्रमबद्ध रूप से इतिहास को लिखने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आहत सिक्के। ये आहत सिक्के, इन आहत सिक्कों को हम पंचमार्क सिक्कों के नाम से भी जानते हैं। इनको आहत इसलिए कहा गया, सबसे प्राचीन भारतीय सिक्के जो हैं ये आहत सिक्कों के नाम से ही जाने जाते थे। इनको आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ढलाई करके नहीं बनाया जाता था, बल्कि इस पे ठप्पा लगा करके इसको बनाया जाता था, और ठप्पे से जो निशान बनता था इसके कारण इसको हम आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, अब इन आहत सिक्कों पे जो निशान आपको देखने को मिलेंगे ये पेड़ के निशान थे, मछली के, हाथी के, अर्धचंद्र के, यानी ये सभी इनके धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। क्योंकि कोई चीज जब ऑस्पिशियस मानी जाती है, शुभ मानी जाती है, तो वो सिक्कों पर बनाए जाते हैं उनके चित्र। तो ये पेड़, मछली, हाथी, अर्धचंद्र, ये सब चीजें ऑस्पिशियस उस समय मानी जाती नहीं होंगी। तो इस प्रकार से सिक्कों के क्रम में आगे बढ़े और देखें। सर्वाधिक सिक्के जो है मौर्योत्तर काल में बनाए गए। ये मौर्योत्तर काल का मतलब जो मौर्यों के शासन काल के बाद का समय था उसी को हम मौर्योत्तर काल के रूप में जानते हैं। और ये इस समय जो सिक्के निर्मित किए गए वो सोने से, चांदी से और तांबे की धातुओं से निर्मित किए गए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि प्रोटीन के सिक्के किस शासन काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है प्रोटीन के सिक्के। जब हम यहाँ पर मौर्य काल डिस्कस करने लगेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिक्कों की बात हो रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया प्रोटीन के जो सिक्के हैं ये मौर्य काल से संबंधित हैं। तो हम क्या देख रहे थे, सर्वाधिक सिक्के किस काल में बनाए गए? मौर्योत्तर काल में। और उसके बाद चलेंगे देखेंगे सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत किसने की? यवन शासकों ने। ठीक है, और बीड़ा बजाते हुए सिक्का अभी मैंने आपको बताया था ये समुद्रगुप्त के समय का सिक्का है। और सिक्कों के अध्ययन को हम किसके नाम से जानते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से। तो ये ओवरऑल आपका सिक्के वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम चलेंगे मूर्तियों की तरफ। तो आपने देखा होगा कि भारत में तो बहुत ही उत्कृष्ट रूप की मूर्तियां निर्मित की गई हैं, और उस समय आपने देखा होगा कि नटराज की मूर्ति बहुत ही फेमस मूर्ति है जो आज तक कई सारे प्रतिष्ठानों में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सब मूर्तियां ये बताती हैं कि उस समय लोगों को धातु के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए वो धातु की अच्छी मूर्तियां, कुछ चित्रकारियां भी मिली हैं, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी आपने देखी होगी। तो ये सब चीजें आपको किसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि किस तरह से उस समय वैज्ञानिक प्रगति थी और लोग धातुओं के बारे में या फिर चित्रों के बारे में, चित्रों में भरे हुए रंगों से पता चलता है किस तरह से उनको केमिकल चीजों के बारे में भी जानकारी थी। तो यहाँ पे देखें कि मूर्तियां, माता और शिशु की मूर्ति तथा मरणासन राजकुमारी की मूर्ति मिली है ना। ये किससे संबंधित है? ये गुप्त काल के चित्रों से संबंधित है और ये गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, बोधिसत्व पदोपाड़ी का चित्र मिला है अजंता की गुफाओं से, और ये चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद मोहरों
के क्रम में आए तो देखें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा बसाठ से जो है मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इससे क्या पता चलता है, उस समय की धार्मिक मान्यताओं का ज्ञान होता है। इस तरह से आपका ये ओवरऑल पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट हो गया है। एक बार आप रिवीजन कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे अवलेखों को। अवलेख, जो महत्वपूर्ण अवलेख थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, स्मारक और भवन, सिक्के और मूर्तियां तथा मोहरे। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में देखेंगे साहित्यिक स्रोत को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित ही कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।